फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, राइट फ्रॉम द क्लास 6th कॉन्सेप्ट्स। तो ये इक्वेशन सभी ने क्लास 6th में पढ़ी होगी, दैट इज CO2 plus water gives C6H12O6 plus oxygen in the presence of light with the help of chlorophyll. अब देखो इस चैप्टर में भी पढ़नी यही इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन में जैसे जो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, आपको बहुत से राज जो है इस चैप्टर के बाद खुलेंगे कि भाई यहाँ पे ये CO2 क्या कर रहा है, यहाँ पे वाटर का क्या रोल है इस रिएक्शन में, ये ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है और ये ऑक्सीजन कब रिलीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएगी जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहले तो फोटोसिंथेसिस को जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर के बना है, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स इस रिएक्शन में, ठीक है, दिस रिएक्शन इज ड्रिवन बाय द प्रोसेस ऑफ लाइट, ठीक है, इट हैज समथिंग टू डू विद लाइट। तो फोटो से हमें इतना समझ में आ रहा है कि इस प्रोसेस में लाइट का कोई रोल है, ठीक है। तो लाइट हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोसेस। सिंथेसिस से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ बनेगा, तो लाइट का इस्तेमाल करके यहाँ पे कुछ चीजें बनाई जाएंगी, ठीक है। सो सम प्रोडक्ट्स विल बी सिंथेसाइज्ड इन दिस प्रोसेस। अब थोड़ा सा और जानते हैं इस इक्वेशन को। तो आप लोग जब ब्रीथ करते हैं, आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा है किस तरीके से आप फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। ये आपकी बॉडी का फ्यूल है। लेट्स आई टेकन एन एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज हियर। इस फ्यूल को आप क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीजन की मदद से। आपके सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है और प्रोडक्ट्स बनते हैं CO2 प्लस वाटर प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस को और इस प्रोसेस को अगर आप कंपेयर करो, व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट यू कैन नोटिस हियर। फोटोसिंथेसिस में आप देख सकते हैं एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। जिस भी प्रोसेस में एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एंडरगोनिक प्रोसेस, और यहां पे एनर्जी का रिलीज हो रहा है, तो दिस इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस। यहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट्स को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इनऑर्गेनिक कंटेंट्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो दोनों रिएक्शन से ही आप क्लियरली दो डिफरेंस बता सकते हो कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके का प्रोसेस है। एक एंडरगोनिक प्रोसेस है, सबसे पहली बात, जहां पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी बात, यहां पे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस रिएक्शन में फिजिकल फैक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि लाइट, तो इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो अब इस लेवल पे आप फोटोसिंथेसिस को कैसे डिफाइन कर सकते हो।
photosynthesis is a physiochemical process in which physiochemical light dependent process in which energy is used in the form of light and inorganic constituents are converted in the organic constituents. बन गई डेफिनेशन, ठीक है। अब इसी फोटो और सिंथेसिस वाले पार्ट को इस चैप्टर में आप लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के रूप में समझेंगे। लेकिन इन रिएक्शंस को समझने से पहले ये जितने भी चीजें फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही हैं, जैसे कि CO2, वाटर, ग्लूकोज, O2, इन सभी चीजों की खोज कैसे हुई थी, कैसे पता चला था कि ये फोटोसिंथेसिस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसके लिए जानना जरूरी है हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद द अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। Joseph Priestley experiment. इसका ईयर 1773 to 18 that is 1774, ठीक है। <clears throat> 1774 में ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो in a bell jar he took a mice, this was a live mice, and a burning candle. लाइव माइस और बर्निंग कैंडल के ऊपर जब इसने एक बेल जार रख दिया तो थोड़ी देर बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया। व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशन? The mice died and the candle got exhausted. The candle got exhausted and mice died. इसका मतलब देखो क्या है, क्यों ऐसा हुआ। दोनों ही प्रोसेस, अगर आप एक जलती हुई कैंडल के ऊपर एक ग्लास ऐसे ऊपर उल्टा करके रख दोगे तो क्या होगा? द कैंडल विल गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है, बिकॉज कंबस्शन के लिए किस चीज की जरूरत है? ऑक्सीजन की। उसी तरीके से ये जो माइस है इसको ब्रीद करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन तो मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन को यूज करके ये लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? CO2। अब ये CO2 रिलीज तो हो रहा था, लेकिन ये ऑक्सीजन से, ठीक है, इसको स्विच नहीं किया जा रहा था, कोई है ही नहीं जो कि इस CO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दे। तो यहां पे एक्सेसिव CO2 के कारण क्या हो गया? द माइस डाइड एंड द कैंडल गॉट एग्जॉस्टेड। अब सेकेंड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? In the second series of experiment,
what he did, he introduced a mint plant in this bell jar. तो इन्होंने यहाँ पे एक प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया. अब कुछ टाइम बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया, द माइस वॉज अलाइव एंड द कैंडल केप्ट बर्निंग. ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है, इस बार के माइस हैड सर्वाइव्ड एंड द कैंडल डिड नॉट गेट एग्जॉस्ट. तो बेसिकली अभी भी ये जो माइस है ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके CO2 प्रोड्यूस कर रहा है. सिमिलरली कैंडल के साथ भी ये ऑक्सीजन यूज करके CO2 प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन अब इस CO2 को ना फिक्स किया जा रहा है. इस प्लांट के द्वारा इस CO2 को ऑक्सीजन में फिर से कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो यहां से हमें भाई किसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है इस दुनिया में? प्लांट की. कि जो भी एयर ये ब्रीदिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल डैमेज करते हैं उसको रिस्टोर करने का काम करते हैं हमारे प्लांट्स. तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. So the plants restore the air. Damaged by breathing animals and burning candles. ठीक है. So this was the Joseph Priestley experiment. Next experiment next was I think it was Jane Ingenhousz. जैन इंजनहोस ने क्या किया, एक ऐसा ही सेटअप लिया. ही हैड टेकन अ सिमिलर सेटअप बट विद एन एक्वेटिक प्लांट. तो इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया. एक बार इसको इन्होंने सनलाइट का एक्सपोजर दिया और एक सेटअप में नहीं दिया. अब इसमें इन्होंने देखा ये आसपास जो वाटर है, ठीक है, what he observed in this setup which was exposed to sunlight, ठीक है, कि यहाँ पे ना कुछ बबल्स बने थे. There were some bubbles that were produced in the surrounding water. ठीक है, so observation क्या था इसका? Bubbles were introduced in the first setup. And here no bubbles were observed. अब इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चल रहा है आपको? किसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? लाइट. पहले वाले एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आई प्लांट की इंपॉर्टेंस, कि प्लांट एक्चुअली कर क्या रहा है, वो रीस्टोर कर रहा है डैमेज्ड एयर को. इस वाले सेटअप में
ये पता चल रहा है कि उस प्रोसेस के लिए जो डैमेज एयर को रिस्टोर कर रहा है सनलाइट इज नेसेसरी, क्योंकि ये बबल्स बाद में पता चला कि ये ऑक्सीजन के बबल्स थे। इसका मतलब कि वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है उसके लिए सनलाइट जरूरी है। तो यहां से समझ में आती है सनलाइट की इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो लाइट इज इंपॉर्टेंट for the process that restores the damaged air. So this was the experiment of J.N. Ingenhousz. Next, very important experiment. T.W. Engelmann. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइट रिएक्शन। यहां से पहली बार फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुआ था। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। व्हाइट लाइट को जब आप प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है? इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। थैंक यू। तो पहली बात इन्होंने अपने सेटअप में देखो क्या क्या लिया। इन्होंने लिया एक प्रिज्म, एक ये सेटअप लिया जिसमें इन्होंने क्या लिया? ग्रीन एल्गा लिया। कौन सा? क्लैडोफोरा। और एरोबिक बैक्टीरिया लिया। So he had taken aerobic bacteria in the suspension of green alga, that is Cladophora. And what he did is, in experiment, he made the white light split into different wavelengths of light by passing it through the prism. और ये prism से पास करके split हो जाती है by the phenomena of dispersion. ठीक है, अब देखो क्या है। What was the observation of this experiment? कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि इनके एक्सपेरिमेंट में जब इन्हें लाइट के कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर दिया तो इस सस्पेंशन में जो सारा का सारा बैक्टीरिया था उनकी कॉलोनीज 2 रीजन्स में पाई जा रही थी। दिस वाज वन ऑफ द रीजन एंड दिस वाज द सेकेंड रीजन। इन 2 रीजन्स में मैक्सिमम एरोबिक बैक्टीरिया कॉन्सेंट्रेट हो गया था। अब एरोबिक बैक्टीरिया अपना जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। सारा का सारा बैक्टीरिया यहाँ इकट्ठा हो गया, मतलब यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिलीज हो रही होगी, और मैक्सिमम ऑक्सीजन की रिलीज का मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। इसका मतलब यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि लाइट की कुछ एक ऐसी वेवलेंथ होती है जहां पे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द मैक्सिमम रेट। दैट्स व्हाई यहाँ पे सारा बैक्टीरिया आके इकट्ठा हो गया। सो एट the specific wavelengths of light rate of photosynthesis
इज मैक्सिमम, और इसी को कहते हैं दिस इज द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट to talk about action spectra of photosynthesis. एक्शन स्पेक्ट्रा हमें लाइट की जानकारी देता है कि लाइट की किस वेवलेंथ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम रेट पे होगा। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ T.W. एंजलमैन। Cornelius, one more there, that is Julius Wonsack. जूलियस वॉन्सेक के रिसर्च ने ये बताया कि प्लांट्स में ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं दे आर बेसिकली दोज पार्ट्स वेयर ग्लूकोज इज स्टोर्ड। अब ऐसा क्यों है, तो अभी आप क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर समझोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसी के अंदर हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उसी के अंदर हमारा स्टार्च बनता है। सो डेफिनेटली इट विल बी द ग्रीन पार्ट वेयर द स्टार्च विल बी स्टोर्ड। ठीक है, कॉर्नेलियस वान नील अब आप देखो एक चीज कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये जो ऑक्सीजन है, इस रिएक्शन को देख करके हमें ये नहीं पता चल सकता कि क्या ये ऑक्सीजन CO2 से आ रहा है या फिर वाटर से आ रहा है, क्योंकि दोनों के पास ही ऑक्सीजन है। द डोनर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रिएक्शन कुड बी ईदर CO2 और वाटर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कैसे पता लगाए, तो ये हमारे रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है, इनके ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि जब हम पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को देखते हैं तो वहां पे हमें पता चला कि बिसाइड्स यहाँ पे भी CO2 का यूज हो रहा है, कोई ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा। और यहाँ पे व्हाट वी सी इज दैट दे आर यूजिंग हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड को ऑक्सीडाइज करके, ये भी तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसका जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो सल्फर बन रहा है। इसी प्रोसेस को इस प्रोसेस से कंपेयर करो कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन जो है अगर वो रिड्यूस होकर के, ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे वाटर रिड्यूस होकर के किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऑक्सीजन। इसका मतलब वाटर इज द डोनर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे भी तो फोटोसिंथेसिस चल रहा है लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं बन रहा ना। तो यही कारण है कि सभी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं बनती है। ठीक है, देयर आर ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया जिसके फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, लाइक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सो वाटर इज द डोनर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। अब इसी चीज को कंफर्म किया था कुछ साइंटिस्ट ने, र्यूबेन, हासीन एंड कामेन। इन्होंने इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिया
वो रेडियो एक्टिव कर दिया। तो वाटर के साथ इन्होंने जो ऑक्सीजन लिया उसको रेडियो एक्टिव बना दिया, और यहां से जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसको टेस्ट किया तो उसमें रेडियो एक्टिविटी पाई गई। कंफर्म हो गया कि ये वाटर से ही आया है। ठीक है, सो ये कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ से आ रही है, ग्लूकोज जो है कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ठीक है, लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमें पहले फोटोसिंथेसिस जहाँ पे हो रहा है उस मशीनरी को पूरा समझना जरूरी है। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द organelle that is involved in the process of photosynthesis. तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के ओरिजिन के लिए जो थ्योरी दी गई है उसको समझते हैं। द थ्योरी दैट वाज गिवन फॉर द ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। Endosymbiotic theory, let us understand. This was a large anaerobic bacteria. ये एक लार्ज एनारोबिक बैक्टीरिया था और ये था एक एरोबिक बैक्टीरिया। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है। एरोबिक बैक्टीरिया कहता है एनारोबिक से कि भाई तेरे पास तो बहुत स्पेस है, लेट मी लिव इनसाइड योर बॉडी। तो एनारोबिक कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, तुम मुझे बदले में क्या दोगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया से कहता है कि भाई अभी तो तू ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कुछ नहीं कर सकता ना, तो मैं तुझे एक अल्टरनेट मोड ऑफ रेस्पिरेशन दूंगा। तो दोनों में समझौता हो गया। और आपको पता है ऐसे रिश्ते को जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से फायदा पहुंच रहा हो उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे के अंदर जाके रह रहा हो, सिम्बायोसिस कर रहा हो, एंडोसिम्बायोसिस। अब माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन भी कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। यहां पे ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है, इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। इसका एविडेंस, बैक्टीरिया के पास खुद का क्या होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया are the only organelles having their own genetic machinery. इस एरोबिक बैक्टीरिया के पास
70s राइबोसोम्स होते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट के पास भी 70s राइबोसोम्स होते हैं। प्रूफ मिल गया कि यस, समवेयर दिस थ्योरी कुड बी करेक्ट। तो इसीलिए आज आप देखेंगे कि इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एंड 70s राइबोसोम्स भी इसके पास मौजूद है। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो ये इस तरीके के आप देख सकते हैं, बाहर दो मेम्ब्रेन्स है, दो मेम्ब्रेन्स का रीजन पता चल गया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और राइबोसोम का जो दैट इज प्रेजेंस है वो समझ में आ गया, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब बाकी मशीनरी को समझते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ठीक है, आप जो प्रोसेस लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, बट वेयर इज दिस क्लोरोफिल? So this chlorophyll is present in the chloroplast, but where in chloroplast? chloroplast तो बहुत बड़ा है, इसके अंदर कहाँ अलग अलग इसके पास आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स है, इसमें अलग अलग कहाँ यहाँ पे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड ग्रेना। तो ग्रेना वाले रीजन में आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्कों की तरह ये जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, इन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स को थाइलेकॉइड कहा जाता है। So it appears like a piles of coin where individual coin is the thylakoid. Inside this thylakoid are the molecules of chlorophyll. So इस thylakoid के अंदर बैठे हुए हैं क्लोरोफिल के molecules. इसका मतलब कि लाइट से जुड़ा प्रोसेस। अब क्लोरोफिल है क्या? पिगमेंट है, ठीक है। हम क्यों नहीं बाहर बैठ के फोटोसिंथेसिस कर लेते? क्योंकि हमारे पास लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स नहीं है। तो क्लोरोफिल इज अ लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट, मतलब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब लाइट को एब्जॉर्ब करके इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि अभी हम समझेंगे। इन केमिकल रिएक्शन से ना, जो कि लाइट की मदद से होते हैं, इन केमिकल रिएक्शन से बनते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब हम लोग जब हमारी बॉडी में जब एटीपी बनता है तो वो एटीपी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। हम तो भागने दौड़ने में, खेलने में या पढ़ाने में, पढ़ने में यूज कर लेते हैं। इनको तो ये सब नहीं करना। तो ये इस एटीपी और एनएडीपीएच का क्या करेंगे? ये इस एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड कर लेते हैं एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, CO2 को, और इन दोनों की ही मदद से बना लेते हैं फूड, ठीक है। यस, तो आप समझ में आया फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट ड्रिवन प्रोसेस, सिंथेसिस मीन्स यहां कुछ बन रहा है। आप देख सकते हो कि इस पूरे स्ट्रक्चर में एक डिवीजन ऑफ लेबर है। लाइट से जुड़े सभी प्रोसेस थाइलेकॉइड में हो रहे हैं और सिंथेसिस से जुड़े सभी प्रोसेस स्ट्रोमा में हो रहे हैं। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में हमें देखने को मिलता है प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर। लाइट रिएक्शन से जुड़े ऑल द प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस इन द ग्रेना, एंड ये जो रिएक्शंस हैं इनको कलेक्टिवली डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो ये मतलब नहीं है कि अब आप सोचो कि ग्लूकोज तो डार्क में बन रहा है तो पौधों को ले जाकर के अब रूम में रख दोगे डार्क में, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये प्रोडक्ट्स भी, ये जो ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है, ये किस पे डिपेंडेंट है? एटीपी और एनएडीपीएच पे। इसका इस्तेमाल करके ही तो यहाँ पे ग्लूकोज बनाया जाएगा, और ये लाइट रिएक्शन से बन रहे हैं। तो ये प्रोसेस डायरेक्टली लाइट पे नहीं डिपेंडेंट, लेकिन इनडायरेक्टली तो ये भी लाइट पे ही डिपेंडेंट है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन, ना कि इसलिए कि ये खाली डार्कनेस में ही काम करता है। दैट इज नॉट द थिंग, ठीक है।
So now having understood the chloroplast machinery, let us understand the pigments. सबसे पहले हम समझेंगे लाइट रिएक्शन को, और लाइट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो पहले तो लाइट के बारे में ही कुछ जान लेते हैं बिफोर वी कम टू द पिगमेंट्स. अब फोटोसिंथेसिस जो है, जैसे हमारा जो वो एक स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, क्या बोलते हैं उसको, पढ़ते हो ना फिजिक्स में, बस ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है. तो इसमें एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है. तो ओनली इन द रेंज ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल यूवी लाइट, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस. और इसमें भी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ लाइट की. इसी रेंज में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इस रेंज को कहा जाता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. That is PAR. तो लाइट के बारे में हम क्या जान रहे हैं, ठीक है. लेट अस अंडरस्टैंड इन विच वेवलेंथ ऑफ लाइट द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एट द मैक्सिमम रेट. अब देखो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं. क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा. तो फिर इनका क्या काम है, अभी समझते हैं इसको, ठीक है. ये क्यों प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, अगर क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट फॉर एब्जॉर्बिंग द लाइट. लेट अस अंडरस्टैंड. तो एक ग्राफ से इन सभी पिगमेंट्स को प्लॉट करेंगे. अच्छा, वेवलेंथ्स नहीं ली हुई है इन्होंने, कोई बात नहीं, वी विल टेक द वेवलेंथ्स. तो let us plot the three pigments: chlorophyll B, chlorophyll A and carotenoids. तो मैक्सिमम बच्चे इस वाले पेज को स्किप कर देते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता है, ठीक है. Okay, so maximum people are not able to understand this spectrum और वो इसको छोड़ देते हैं, but it is very important. This is the absorption spectrum of photosynthesis.
लेट अस अंडरस्टैंड दिस ग्राफ. आप यहाँ पे 3 पिगमेंट्स की प्लॉटिंग देख सकते हो, chlorophyll B, chlorophyll A and carotenoids. What you can observe here, this is the absorption of light by the various pigments of chlorophyll. chlorophyll B को आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, तो लाइट की इन 2 वेवलेंथ्स में आप देख सकते हो कि क्लोरोफिल बी की पीक्स आ रही हैं, यानी क्लोरोफिल बी मैक्सिमली 2 वेवलेंथ्स पे काम करता होगा. क्लोरोफिल ए की बात करें, अगेन इसमें भी 2 पीक्स बन रही हैं. तो जैसे अगर हम 400 से 700 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ की लाइट की बात करें, इसका मतलब लोएस्ट रेंज एंड हाईएस्ट, लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है इन पिगमेंट्स के द्वारा. ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि इन्हीं 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बीच वाले 300, 400, 500 ये वाले वेवलेंथ भी तो कोई एब्जॉर्ब कर रहा होगा, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि पूरी इस रेंज में फोटोसिंथेसिस चल रहा है. तो दैट इज डन बाय कैरोटिनॉइड्स. तो कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो वाइड रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन है इनका. ये जो बीच वाले वेवलेंथ्स है 400, ये 500, 600, इसका जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, ये कौन करवा रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स. दिस इज द रोल ऑफ कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इनेबल करते हैं कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें लाइट के पिगमेंट्स की जानकारी देता है. इट टेल्स अस अबाउट पिगमेंट्स ऑफ लाइट. ये हमें लाइट के पिगमेंट्स के बारे में बताता है कि कौन सा पिगमेंट लाइट जो है आपका, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, किस वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवा रहा है. ठीक है, तो दिस स्पेक्ट्रम गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द पिगमेंट्स. लेट्स कम टू द नेक्स्ट, एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल. तो एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ऐसा देखा गया कि इन 2 मेन रीजन्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज मैक्सिमम, ईदर एट द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट और एट द largest wavelength of light, the rate of photosynthesis was maximum. मतलब कि लाइट की किसी 2 वेवलेंथ पे, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा, लाइट की किसी 2 वेवलेंथ पे ही फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है, सो at 2 particular wavelengths of light, rate of photosynthesis maximum. तो पिछला वाला स्पेक्ट्रम आपको पिगमेंट की जानकारी दे रहा था, दूसरा वाला स्पेक्ट्रम आपको लाइट के बारे में बता रहा है. दिस इज कॉल्ड द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस. याद करो वो वाला TW एंजलमैन वाला एक्सपेरिमेंट, उसने लाइट की ही जानकारी दी थी ना कि इन 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है. सो दैट इज द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस. तीसरे ग्राफ में एनसीईआरटी ने दोनों ही ग्राफ्स को एक साथ बना के दिखाया है और ये बताया है कि दोनों ही ग्राफ क्या कोइंसाइड नहीं कर रहे. दोनों ही ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे तो एक तरीके से कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो वो तो लाजमी सी बात है भाई, जिस वेवलेंथ पे पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे वही वेवलेंथ ऑफ लाइट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी. सो दैट्स व्हाई दे आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर.
So let us understand the photosynthetic machinery that is responsible for the light reactions in the photosynthesis. ओके, तो अब फोटोसिंथेटिक मशीनरी को समझते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड द लाइट रिएक्शन. इसको मैं रेड कलर का बनाऊंगी. This is the arrangement of pigments that are responsible for the absorption of light. This is chlorophyll A molecule. These pigments which are in the vicinity of chlorophyll A these are all the accessory pigments. And all these which are in the vicinity of the accessory pigments, ये सारे ही खुद वैसे accessory pigments हैं. इनको कहा जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स. में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. ओके, तो देखो ये जो क्लोरोफिल ए है ना, ठीक है, क्लोरोफिल ए एक पर्टिकुलर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि इसमें एक सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. इट एब्जॉर्ब्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट. अब केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़ते हैं ना, लाइट एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है कि मेटल के सरफेस पे जब एक मिनिमम वेवलेंथ की लाइट पड़ती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन स्टार्ट हो जाता है. कुछ इसी तरीके के रिएक्शंस यहाँ पे होंगे. एक मिनिमम वेवलेंथ की लाइट जब क्लोरोफिल पिगमेंट पे पड़ेगी, व्हाट विल हैपन, इससे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. ये जो पिगमेंट है ये एक्साइटेड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. ठीक है, अब दिस इज द मेन पिगमेंट. इसको मेन पिगमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सारे रिएक्शंस
इसी की वजह से इनिशिएट होते हैं, तो इसलिए इसको मेन रिएक्शन सेंटर भी कहा जाता है। अब ये मैक्सिमम क्लोरोफिल ए कुछ फोटो सिस्टम्स में 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और कुछ में 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। जहां पे ये 680 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उसको PS2 कहा जाता है, एंड वेयर इट एब्जॉर्ब्स द वेवलेंथ ऑफ 700 उसको PS1 कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे फोटो सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द फोटो क्लोरोफिल पिगमेंट। तो बाकी सारे पिगमेंट क्या कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो लाइट की जो बाकी वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये अल्टीमेटली इसी को ट्रांसफर कर देते हैं बाय अ मेथड कॉल्ड रेजोनेंस ट्रांसफर। तो रेजोनेंस ट्रांसफर के मेथड से ये एनर्जी क्लोरोफिल ए को ही भेज दी जाती है। इसलिए इन पिगमेंट्स को एंटीना मॉलिक्यूल्स या एसेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। एंटीना होता है ना, एंटीना का काम क्या होता है, घरों में पहले लगे होते थे हर जगह से सिग्नल कलेक्ट करना। तो क्योंकि दीज पिगमेंट्स आर इनेबलिंग द वाइड रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसलिए इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स कहा गया है और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो एसेसरी पिगमेंट्स कहा गया है। ठीक है, तो सारी एनर्जी ये इसी को ही भेज देंगे और इसी में सारे रिएक्शंस होने वाले हैं जिससे कि एटीपी बनेगा, इसलिए इसको रिएक्शन सेंटर कहा है। ठीक है, तो अब समझते हैं लाइट रिएक्शन के प्रोसेस को। ओके, अब लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं। तो फोटो सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, टू टाइप्स डिपेंडिंग कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट। अगर 700 को एब्जॉर्ब कर रहा है तो PS1, 680 को कर रहा है तो PS2। ठीक है, अब देखो मैं इसी रिएक्शन में आपको सब कुछ बता दूंगी कि फूड कैसे बनेगा, कहाँ इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगी। इस पूरे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें इस प्रोसेस के बारे में। तो लेट अस टेक थाइलेकॉइड। ये हमारी थाइलेकॉइड है। अब थाइलेकॉइड से मैं पिगमेंट्स बाहर निकाल रही हूं क्योंकि यहां पे ना डिपिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें से समझ लो मैंने पिगमेंट्स बाहर निकाल लिए क्लोरोफिल के। तो ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जो अभी हमने समझा। दिस इज द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि पूरा लाइट को हार्वेस्ट करेगा। क्लोरोफिल ए इज द मेन रिएक्शन सेंटर। अब जब यहां पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये एक्साइटेड होता है
और इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होता है। अब देखो, आप एक बात को समझना, यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री समझो। जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, तो आपको पता है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है। अब वही इलेक्ट्रॉन अगर लोअर लेवल ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के पहुंच गया, अगर ये अचानक से लोअर लेवल ऑफ ऑर्बिट पे आ जाएगा ना, तो एक साथ बहुत सारी एनर्जी का रिलीज हो जाएगा और ये एनर्जी हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एकदम से ग्राउंड लेवल पे नहीं आता, ये यहां पे कुछ बैठे होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास चला जाता है और घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के बीच में। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे देखो कौन सा होता है, ठीक है, दैट इज फियोफाइटीन, ठीक है। It passes on the electron to other electron acceptors, like let's say this one is plastoquinone. This one is plastoquinone. This is plastoquinone. प्लास्टोक्विनोन इसको पास करता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6F इसको पास कर देता है प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन को। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास ट्रांसफर किया जा रहा है, एक चेन यहाँ पे बन जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाता है यहाँ पे। अगर ये अचानक से यहाँ पहुंच गया होता ग्राउंड लेवल पे, सारी एनर्जी तो रिलीज हो जाती, स्टोर ही नहीं होती एटीपी की फॉर्म में, और एटीपी नहीं बनता तो फूड नहीं बनता, ठीक है। अब इस प्रोसेस में एटीपी कैसे बन रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है ना, तो प्लास्टोक्विनोन बाहर का ये जो पूरा डार्क डार्क है ना, इसको समझ लो कि ये स्ट्रोमा है। ये स्ट्रोमा से उठा लेता है प्रोटॉन्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये प्लास्टोक्विनोन कन्वर्ट हो जाता है PQH2 में, दैट इज प्लास्टोक्विनोल। ये रिड्यूस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन तो आगे भेजने हैं ना, तो प्लास्टोक्विनोन अब इलेक्ट्रॉन इसको भेज देगा, तो प्रोटॉन कहां जाएंगे, प्रोटॉन यहां आ जाएंगे थाइलेकॉइड की ल्यूमेन में। ये है ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो प्रोटॉन्स यहां इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, प्लास्टोसाइनिन से ये आगे चल के इलेक्ट्रॉन जाता है दैट इज फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन से ये जाता है किसके पास, NADP पॉजिटिव, और NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो ले लेता है, लेकिन अगेन खुद को स्टेबलाइज करने के लिए स्ट्रोमा से ये उठा लेता है प्रोटॉन्स, और बन जाता है NADPH प्लस H पॉजिटिव। अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ था, जंप करते करते इनके पास गया, और अल्टीमेटली उसको NADP पॉजिटिव उठा करके ले गया, और यहां बन गया NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया, ये वापस थोड़ी ना आएगा। इसलिए इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। नॉन साइक्लिक मीन्स ये प्रोसेस अब इसमें इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक होकर के इसके पास वापस नहीं आने वाला। दैट्स व्हाई इट इज अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब, फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी का बनना। लाइट कहाँ यूज हो रही है समझ में आ गया, लेकिन एटीपी कैसे बन रहा है अब वो समझो। सारा खेल तो एटीपी बनाने के लिए हो रहा है। अब देखो, ये जो थाइलेकॉइड की अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। यहाँ पे एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बैठा होता है, जिसमें कि लगातार वाटर स्प्लिट होकर के
विद द हेल्प ऑफ मैंगनीज एंड क्लोरीन, यहां वाटर स्प्लिट होकर के क्या दे रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। 4 हाइड्रोजन, ठीक है। This is the water splitting complex that is associated with the inner membrane of thylakoid, जहां वाटर स्प्लिट हो रहा है लाइट की मदद से और इन एलिमेंट्स की मदद से। और क्या हो रहा है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पे यूज हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्रोसेस को चला रहे हैं फर्दर। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें यहां पे क्या लग रहा है, मैंने बताया था ना, जो लग रहा है वो है नहीं। हमें यहां लग रहा है कि ये कंबाइन कर गए और ग्लूकोज बन गया एक रिएक्शन में, लेकिन देखो आप किस तरीके से यहाँ पे वाटर का क्या रोल है। वाटर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को रीजनरेट करने के लिए आया है, प्लस इसी प्रोसेस में हमारी ऑक्सीजन रिलीज होती है, यही ऑक्सीजन से पूरा बायोस्फीयर सर्वाइव कर रहा है। तो ये हमारे जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स की फॉर्म में इस तरीके से 2H पॉजिटिव हो गए, ठीक है, ठीक है। अब ये प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे, अगेन दे विल कम इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकोइड। अब क्या हुआ, स्ट्रोमा से लगातार प्रोटॉन्स लिए जा रहे हैं, ल्यूमन में फेंके जा रहे हैं। तो ल्यूमन में क्या प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, यस, और स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो गए। क्या बन गया, ग्रेडियंट बन गया प्रोटॉन का। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने से देखो यहां पे क्या होता है, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, दैट इज F0 F1 particle. This is the F0 F1 particle. Okay. आप समझ लो, एक डैम की बात करते हैं, तब आपको मैं ये एटीपी बनने का प्रोसेस समझाऊंगी। लेट अस कंसीडर अ डैम। एक डैम में क्या होता है, वाटर का लेवल इस तरफ ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पे डैम का काम होता है वाटर को रोकना, ठीक है। जब तक इसने वाटर को यहां पे रोका हुआ है, यहां पे वाटर का हाई प्रेशर है, यहां पे वाटर का लो प्रेशर है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बन गया। इसी प्रेशर ग्रेडियंट को इस्तेमाल किया जाता है जब ये पानी रिलीज किया जाता है, तो ये टरबाइन घूमती है, ये टरबाइन घूमती है तो एनर्जी पैदा होती है। इस तरीके से एनर्जी पैदा होती है। तो ग्रेडियंट जब भी टूटते हैं ना, तो एनर्जी पैदा होती है। तो यहां पे भी आप इसी तरीके से इस कंसेप्ट को समझो। यहां जो ग्रेडियंट बना है वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट बना है। इस तरफ प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा है, यहां पे कम है। क्या बन गया, एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट बन गया। और ये जो है F0 F1 पार्टिकल, ये एक डैम का काम करता है। अभी तक ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर थी, लेकिन जैसे ही ये ग्रेडियंट टूटेगा ना, जब ये प्रोटॉन्स अपने हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में जाएंगे, तो ये जो F1 हेड है, इसके अंदर बहुत सारे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे। उन कन्फॉर्मेशनल चेंजेस की वजह से F1 हेड एक्टिव हो जाता है, और ये एक एंजाइम है, दैट इज ATPase एंजाइम। ATPase एंजाइम क्या करेगा, जब वो एक्टिव हो जाएगा तो अंदर जितने भी ADP बने होंगे उनको फॉस्फेट से जोड़ देगा और क्या बना देगा, ATP बना देगा। सो दिस इज हाउ इन दिस प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ ATP इज टेकिंग प्लेस। अब ये ATP बन गया, यहां पे हमारा NADPH बन गया। इनको यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाने के लिए। सो दिस इज हाउ आप देख सकते हो। अब इस रिएक्शन पे आओ, वाटर और ऑक्सीजन, हाफ ऑफ द चैप्टर जो आज कंप्लीट हो गया है, उसमें आपको सिर्फ इतनी इक्वेशन कंप्लीट हुई है कि वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो रही है। रेस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि CO2 कहाँ से आया और ग्लूकोज कहाँ बना। ठीक है, तो आज यहीं पे आपको क्लास खत्म करते हैं।